भावना को अपने गोरे और सुंदरता पर काफी घमंड था। वो अपने गोरे रंग के सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी और वो अपने देवर की शादी भी अपनी बहन मेनका से करवाना चाहती थी। पर भावना का देवर अर्पित काजल नाम की एक लड़की से प्यार करता था, इसलिए जब भावना उससे शादी की बात करती है तो अर्पित साफ साफ शादी के लिए मना कर देता है। माफ करना भाभी, पर मैं आपकी बहन मेनका से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों देवर जी, आखिर मेरी बहन में कोई कमी है क्या? वो भी तो मेरी तरह सुंदर और गोरी है और आप जितनी पढ़ी लिखी भी। लेकिन आपने किस वजह से मेरी बहन को रिजेक्ट किया? क्योंकि भाभी मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। बहुत जल्द मैं उस लड़की से आप सभी को मिलवा दूंगा। प्लीज अब आप मुझे अभी शादी के लिए फोर्स मत करें, क्योंकि मैं सिर्फ काजल से ही शादी करूंगा। अपने देवर के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना गुस्सा अपनी सास पर निकालती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपके बेटे ने तो पहले से ही मेरे लिए देवरानी रख रखी है और आपके लिए बहू। फिर क्यों आपने मुझसे कहा कि मैं जाके देवर जी से बात करूं कि वो मेरी बहन से शादी करे? वो तो मेरी बहन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या अर्पित ने पहले से ही कोई लड़की देखी हुई है? पता नहीं इस लड़के ने कैसी लड़की पसंद की होगी। खैर कोई बात नहीं बहू, जो होना था वो हो गया। अब मैं अर्पित की पसंद तो बदल नहीं सकती, पर हाँ तुझसे एक वादा करती हूँ, मेरी प्यारी बहू हमेशा तू ही बनकर रहेगी। ये सुनकर भावना का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्पित काजल को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है। काजल ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसका रंग भी सांवला था। काजल को देखकर भावना हंसने लगती है और काजल के सामने अपने रंग रूप का गुणगान करने लगती है। देवर जी, आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? इस बदसूरत लड़की से? अरे यही मिली थी आपको, इसे मेरी देवरानी बनाना चाहते हैं आप। लोग क्या बोलेंगे कि जेठानी इतनी सुंदर और गोरी और देवरानी ऐसी बदसूरत काली। भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? जरा सोच समझ कर बोलिए। और वैसे भी इंसान का रंग रूप नहीं देखा जाता, उसका दिल देखा जाता है। और मैंने दिल से काजल को पसंद किया है और मैं इसी से शादी भी करूंगा। अर्पित बेटा, अपनी ना सही पर मेरी इज्जत की तो परवाह किया कर। मेरी एक बहू तो चांद का टुकड़ा है और एक बहू कोयले का टुकड़ा है। मेरी दोनों बहुओं में जमीन और आसमान का फर्क है। तूने कभी सोचा भी है लोग क्या कहेंगे? माँ, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की बातें करेंगी, पर आप जब इस तरह की बातें कर रही हैं तो लोग तो कहेंगे ही। वैसे भी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मन बना लिया है कि मैं शादी काजल से ही करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी काजल के ही साथ रहूंगा। अगर आप लोग काजल को अपना सकते हैं तो ठीक है, वरना आपका बेटा इतना काबिल है कि वो अपनी बीवी को अपने साथ रख सके। अर्पित की बातें सुनकर पवित्रा डर जाती है और इसे शादी के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द अर्पित काजल से शादी कर लेता है। शादी के बाद अर्पित को यही लगता है कि उसकी माँ और भाभी ने उसकी बेबी काजल को दिल से अपना लिया है, पर ऐसा नहीं था। अब अर्पित ऑफिस के लिए चला जाता है, पर अर्पित के जाने के बाद भावना और पवित्रा मिलकर काजल को परेशान करती है। हाय देवरानी जी, आप रसोई में काम कर रही हो और एक तो पहले से ही तुम्हारा रंग सांवला है, ऊपर से मेकअप करने के बाद भी तुम सुंदर नहीं लगती हो। मेरी मानो तो चूल्हा चौका से दूर रहो। अगर इसी तरह से गैस के सामने खड़ी होकर खाना बनाती रहोगी ना तो तुम काले बैंगन की तरह काली हो जाओगी। भाभी मेरा रंग रूप तो पहले से ही बेकार है, अगर और भी बेकार हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको अपने रंग रूप की चिंता करनी चाहिए। इस तरह मेरे पास खड़े होने से कहीं असर आप पर भी ना हो जाए। काजल भावना को जवाब दे देती है और काजल का ये जवाब भावना बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में अपनी देवरानी को थप्पड़ मार देती है। ये सब कुछ पवित्रा अपनी आंखों से देखती है, पर फिर भी वो सारा दोष काजल पर ही डालती है। काजल बहू, तेरी यही औकात है। अगर तू अपनी औकात से बढ़कर कुछ बोलेगी ना तो तुझे इसी तरह से रोक दिया जाएगा। हम तुझे सिर्फ अर्पित की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना तुझ जैसी लड़कियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तू बस इस घर में नौकरानी है, इसीलिए अपनी हद में रहना, वरना आज थप्पड़ खाया है ना तूने, कल को जूते भी पड़ सकते, समझी? इतना बोलकर पवित्रा और भावना काजल का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और भावना अपनी मासूम देवरानी को इसी तरह से दबा कर रखती है। अब समय के साथ साथ काजल को भी अत्याचार सहने की आदत हो जाती है। अब काजल से थोड़ी सी भी कोई गलती होती
तो भावना और पवित्रा मिलकर उसे डांटते और मारते भी। ऐसे ही एक दिन सब्जी जल जाती है, जिस पर भावना अपनी सास पवित्रा के साथ मिलकर उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। तूने जानबूझ के ये सब्जी जलाई है ना। अब जब तेरा हाथ जलेगा तब तुझे पता चलेगा कि जली हुई सब्जी कितनी बेकार लगती है। शायद हाथ जलने के बाद तुझसे ये गलती दोबारा ना हो। नहीं माँ जी, नहीं दीदी, ऐसा मत करो। आपसे ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। आज के लिए मुझे माफ कर दो और अत्याचार मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। देख रही हो माँ जी कैसे हमें ये धमकी दे रही है। काजल अपनी जेठानी और सास के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, पर वो दोनों नहीं मानती और उसका हाथ जला देती है। पर तभी वहाँ अर्पित आ जाता है और वह अपनी माँ और भाभी का असली रूप देख लेता है और उनसे कहता है, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी काजल के साथ ऐसा कुछ करने की? आखिर आप लोग इतना दर्द किसी इंसान को कैसे पहुंचा सकते हो? और काजल, तुमने कभी मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अब मैं समझा तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान कैसे आते रहे। मैं बेवकूफ हूँ जो कभी समझ नहीं पाया। ऐसा मत कहो अर्पित, ये सब कुछ मैंने आपके लिए तो किया है। अगर मैं आपको सच बता देती, आपके दिल में माँ जी और दीदी के लिए नफरत पैदा हो जाती और मैं आपकी आंखों में अपनी माँ और भाभी के लिए नफरत नहीं देख सकती। नफरत तो अब मुझे हो चुकी है। मैं आप दोनों को आपकी हरकतों के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। भाभी, आपको अपने गोरे रंग का घमंड है ना? जब आप जेल जाओगी तब पुलिस वाले आपका सारा घमंड मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। और माँ, तुम खुद को माँ कहती हो, भला कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? आप सबको इसकी सजा मिलेगी। नहीं बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तेरी भाभी ने किया है। इसने ही मेरा दिमाग खराब किया है। और तू जानता है ना इस घमंडी को कैसी है ये। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। माँ जी आप सारा बिल मुझ पे ही क्यों फाड़ रही हैं? इसमें आपका भी तो बराबरी का हाथ है। नहीं अर्पित, इन्हें माफ कर दीजिए। ये आगे से ऐसा नहीं करेंगी। इन्हें एक और मौका दे दो। अगर तुम कह रही हो काजल, तो मैं इन्हें एक मौका और दूंगा, पर इन्हें माफ नहीं करूंगा। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। अब अर्पित काजल को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर कभी मुड़कर अपने घर वापस नहीं आता। अर्पित के जाने के बाद पवित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। सीमा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पति के जाने के बाद सीमा अकेले ही अपने पूरे परिवार को चलाया करती थी। सीमा रोटी बनाने का काम किया करती थी। दूर दूर से सीमा के पास रोटी बनाने का ऑर्डर आया करता था। उसके आसपास की बहुत सी औरतें भी अपना घर चलाने के लिए रोटी बनाने का ही काम किया करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी बनाने का ऑर्डर सीमा के ही पास आया करता था। ऐसे ही एक दिन सीमा के घर उसकी पक्की सहेली मीना आती है। दोनों आपस में खूब सारी बातें करती हैं। तभी सीमा की सास विमला सीमा और मीना के लिए चाय नाश्ता लाती है। ये देख मीना बोलती है, अरे वाह सीमा, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। तेरे लिए और मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही है। अभी इनकी जगह ना मेरी सास होती, वो उल्टा मुझे दो चार सुनाने लग जाती और मेरी तो बेइज्जती कर देती। सच में तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली। हाँ, किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसी सास मिली। अरे सच बताऊं तो सास नहीं बल्कि माँ है। मेरी हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर ये आज मुझे सपोर्ट नहीं करी होती ना तो शायद मैं रोटी बनाने का ऑर्डर भी ठीक से पूरा नहीं कर पाती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, शाम को मार्केट चलते हैं। मुझे ना एक नया बेलन लेना है, तो तू भी ले लेना अपने लिए। नहीं, मुझे नहीं लेना। मेरे पास जो बेलन है मैं इसी से काम चला लूंगी, क्योंकि ये मेरा लकी बेलन है। बहुत समय से मैं इसी से काम कर रही हूँ और वैसे भी इसमें मेरा हाथ सेट हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ इससे मैं। एक काम कर, तू मेरे साथ मार्केट चल ले। तुझे बेलन लेना है तो तू ले लो, मुझे थोड़ी सब्जी लेना है। इतना बोलकर सीमा और मीना दोनों मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि सीमा को रोकते हुए उनसे बोलता है, अरे सीमा बहन, अभी हम तुम्हारे घर ही जा रहे थे। वो दरअसल बात ये है कि कल ना हमारे होटल में 500 रोटियों की जरूरत है। अगर तुम हमारा ऑर्डर कल पूरा कर दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। हर कोई तुम्हारे हाथ की बनी रोटी ही मांगता है। लेकिन भाई साहब, कल तो मैंने किसी और का ऑर्डर ले रखा है। मेरे पास समय नहीं, आप किसी और से करवा लीजिएगा। अरे भाई साहब, मैं भी रोटियां बनाने का काम करती हूँ। अब मुझे ऑर्डर दे दो ना, अच्छी रोटियां बनाती हूँ मैं भी। माफ करना बहन जी, हम सीमा बहन जी से ही रोटियां बनवाएंगे। दरअसल हर कोई इनके हाथ की बनी रोटियां ही मांगता है। सीमा बहन, भगवान के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए।
अच्छा चलिए, मैं आपके लिए कल 500 रोटियां तैयार कर दूंगी। हर कोई सीमा को ही ऑर्डर देता। ये सब देखकर मीना को मन ही मन सीमा से जलन होने लगती है, लेकिन अब वो कर भी कह सकती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो आदमी मीना के घर जाता है और बोलता है, अरे बहन जी, आप रोटी बनाने का काम करती हैं क्या? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ। कोई ऑर्डर है क्या आपके पास? हाँ बहन जी, 1000 रोटियों का ऑर्डर है। और बहन जी सच बताऊं तो हर कोई आपके हाथ की बनी हुई रोटियों की तारीफ करता है। मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां? कहीं ये आदमी गलत जगह तो नहीं आ गया? लेकिन मुझे क्या, मैं इससे ये बात पूछूंगी तो कहीं ये मुझे ऑर्डर देने से मना ही ना कर दे। एक काम करती हूँ, हाँ में हाँ मिलाकर ना ऑर्डर ले लेती हूँ इससे। हाँ भाई साहब, वो तो है। आपका ही नाम सीमा है ना? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ और मेरा नाम सीमा नहीं बल्कि मीना है, और मैं ना उससे बेहतर रोटियां बनाती हूँ। आप एक बार मेरे हाथ की रोटियां खाकर तो देखो। अरे आप सीमा नहीं है, माफ करना बहन जी, मैं गलत घर में आ गया। सीमा का घर कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मुझे सीमा को भी ऑर्डर देना है। दरअसल इस गांव में सिर्फ एक सीमा ही है जो अच्छी रोटियां बनाती है। उसके हाथ की बनी रोटियां खाकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। हर कोई कस्टमर यही कहता है कि आपके होटल में सीमा के हाथ की रोटियां होनी चाहिए। ये सुनकर मीना गुस्से से दरवाजा उस आदमी के मुंह पर ही बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। बहुत हो गया, इस सीमा की वजह से ना मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा। कोई भी मुझे ऑर्डर देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे हर कोई सीमा 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 करता रहता है। अगर ये सीमा यहाँ रही ना तो मेरा काम तो कभी ठीक से नहीं चलेगा। कोई मुझे नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि जो भी थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना ठान लेती है कि वो कुछ तो ऐसा करके ही रहेगी जिससे लोग सीमा को ऑर्डर देना बंद कर दे। ऐसे ही एक दिन मीना बिना बताए सीमा के घर जाती है और वो देखती है कि सीमा अपने बेलन की पूजा कर रही थी। ये देखकर मीना को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये सब क्या है। सीमा उस बेलन की पूजा करने के बाद एक मंत्र का उच्चारण करती है, जिससे फटाफट बहुत सारी रोटियां बनना शुरू हो जाती है। ये देखकर मीना समझ जाती है कि जरूर ये बेलन एक जादुई बेलन है। मीना बिना कुछ कहे वहां से घर आ जाती है और उस बेलन को चुराने का योजना बनाते हुए खुद से कहती है, अब पता चला मुझे कि आखिर क्या मांझरा है। ये जादुई बेलन की मदद से तरक्की कर रही है महारानी। अच्छा, इसका जब ये जादुई बेलन छिन जाएगा ना तब पता चलेगा इसे। जब सड़क पर आकर भीख मांगेगी ना तब अकल आएगी कैसे इसने परेशान किया है मुझे। इसकी असली औकात तो इसे दिखानी पड़ेगी। ये काम तो मुझे आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना ये सीमा इसी तरह से मेरा रास्ता काटती रहेगी। बहुत हो गया, बहुत सहली लोगों की जिल्लत। अब मैं भी बहुत सारी रोटियां बनाऊंगी। ऐसे ही रात के 2 बजे मीना किसी तरह से सीमा के घर में घुस जाती है और उसका जादुई बेलन चुरा कर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब सीमा उठती है तो वो अपना बेलन ढूंढती है रोटियां बनाने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी उसका बेलन नजर नहीं आ रहा था। बहुत बुरी तरह से वो रोने लगती है। तभी उसे एक ख्याल आता है। फ्लैशबैक। दरअसल सीमा को बहुत पहले ये जादुई बेलन एक बूढ़ी औरत ने दिया था। उस बूढ़ी औरत ने सीमा को जादुई बेलन देते हुए उसे कहा था, जादुई बेलन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनाने में ही करना, और हाँ, कभी भी जादुई बेलन की मदद से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। और हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति इस जादुई बेलन को गलत इरादे से चुराने की कोशिश करेगा उसे इसका डंडा अवश्य मिलेगा। उसका आधा शरीर बेलन का बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कोई भी इसकी सच्चाई ना जाने, वरना सच्चाई जानने के बाद हर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा। वैसे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो खुद पहले जैसा हो जाएगा। फ्लैशबैक आउट। सीमा भागते हुए अपने आसपास के घरों में जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर किसने उसका जादुई बेलन चुराया। थोड़ी देर बाद सीमा मीना के घर के आसपास जाती है और वो देखती है कि मीना का आधा शरीर बेलन का बन चुका है। मीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीमा से माफी मांगते हुए उससे बोलती है,
सीमा, मैंने तुम्हारा जादुई बेलन चुराया था और कहीं ना कहीं ये चोरी करने का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भगवान मुझे पहले जैसा कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। इस तरह से मीना सीमा से माफी मांगती है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद मीना समझ जाती है कि जलन और ईर्ष्या की भावना रखने से खुद का ही नुकसान होता है। मनीषा सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी सास तारा और अपनी 5 साल की बेटी किरण के साथ रहा करती थी। अभी कुछ महीनों पहले ही मनीषा के पति की मौत हुई थी, जिसके बाद मनीषा के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे ही एक दिन मनीषा बाजार से आ रही होती है। तभी वो देखती है कि एक बच्चा उसके घर के बाहर बैठकर कुछ कैंडी खा रहा है। अब मनीषा के मन में लालच आ जाता है और वो बच्चे से कैंडी मांगने लगती है। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत सारी कैंडीज है, क्या ये कैंडी मुझे दोगी? पर मैं अपनी कैंडी आपको क्यों दूं? आप तो इतनी बड़ी हो, फिर भी बच्चों की कैंडी मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती? बच्चा तो बड़ा ही तेज है। कोई बात नहीं, अपनी लाचारी से अपना लालच छुपाकर इस बच्चे से कैंडी ले ही लूंगी। बेटा, ये कैंडी मैं अपने लिए नहीं मांग रही, कैंडी तो मैं अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ। वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या तुम अब भी अपने दोस्त को कैंडी नहीं दोगी? एक छोटा सा बच्चा मनीषा की बातों में आ जाता है और मनीषा उस बच्चे से कैंडी लेकर अपनी बेटी को दे देती है। मनीषा अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी। अब मनीषा रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है और तभी वो देखती है कि उसका घर का नमक खत्म हो चुका है। मनीषा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नमक लेकर आ सके, इसलिए जब उसके घर में एक औरत अपनी साड़ी लेकर आती है तो मनीषा उससे थोड़ा नमक मांग लेती है। आंटी, साड़ी में बस फॉल ही तो लगाना है, कल जाना है ना पार्टी में, सुबह तक आपकी साड़ी में फॉल लगा कर दे दूंगी। तुम सारे काम बहुत जल्दी करती हो, इसीलिए तो मैं अपने सारे कपड़े तुम्हें ही देती हूँ। आंटी, मुझ जैसे गरीब को आप अपने कपड़े देकर बहुत बड़ा एहसान करती हैं। अच्छा आंटी, वैसे मेरे घर में नमक खत्म हो गया है, अगर मैं अभी नमक लेने गई तो आपकी साड़ी रह जाएगी, अगर आप थोड़ा सा नमक मुझे दे देते तो। अरे बहू, ये भी कोई मांगने की चीज है? आखिर एक पड़ोसी होता ही क्यों है, ताकि वह अपने पड़ोसी की मदद कर सके। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे नमक चीनी सब लाकर देती हूँ। मैं तेरी आर्थिक स्थिति समझती हूँ। मोहल्ले के सभी लोग मनीषा पर तरस खाते और उसकी मदद करते, पर मनीषा उनकी मदद का गलत फायदा उठाने लगती है। अब मनीषा के मन में लालच आ जाता है और वो अपना सारा काम मुफ्त में करवाने की सोचती है। सभी लोगों को मुझसे कितनी हमदर्दी है, मैं ही पागल हूँ जो इतने सस्ते में इनके कपड़े सिलती हूँ। आगे मुझे भी तो अपना घर देखना है, इसीलिए मुझे अपने कपड़ों के दाम बढ़ा देने चाहिए। अरे बहू, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। माना कि सभी मोहल्ले वाले तुझसे कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन अगर तू टेलर से भी ज्यादा रेट लेगी तो कोई तुझसे कपड़े क्यों सिलवाएगा? माँ, मैं एक विधवा और लाचार औरत हूँ जिसके 5 साल की बेटी भी है। देखना, जब मैं सिलाई की रेट बढ़ाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मनीषा ज्यादा कमाई के लिए सिलाई का रेट बढ़ा देती है, पर मोहल्ले के सभी लोग मनीषा की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और सिलाई का रेट बढ़ने के बाद भी अपने सारे कपड़े मनीषा को ही देते। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, दाम बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं टेलर से जल्दी और अच्छा कपड़ा सिल के देती हूँ। इतने कम पैसों में इतनी अच्छी सिलाई पाकर मोहल्ले वालों की तो मौज है। बहू, तेरा लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब पता नहीं कि तू क्या सोच के ये सब कर रही है। तारा और मनीषा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किरण आ जाती है और अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आज भी मेरे टेस्ट में कम नंबर आए हैं। टीचर कह रही है मुझे ट्यूशन लगवा लेना चाहिए, अगर ऐसा ही रहा तो मैं सबसे पीछे रहूंगी। किरण बेटा, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। नहीं माँ, मुझे ट्यूशन जाना, मेरे सभी दोस्त ट्यूशन जाते हैं और आपके पास मुझे बनाने के लिए समय ही नहीं रहता। मुझे क्लास में पीछे नहीं रहना, मुझे भी ट्यूशन जाना है। किरण की बातें सुनकर मनीषा परेशान हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं।
पर मनीषा को कहीं सस्ता ट्यूशन नहीं मिलता और इसलिए जब उसकी गली की एक लड़की अपना सूट सिलवाने के लिए उसके पास आती है तो वो उस लड़की से कहती है, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। अगर तुम मेरे किरण बेटी को पढ़ाओगे तो मैं कम दामों में तुम्हारे कपड़े सिल दिया करूंगी। प्लीज मेरी किरण को मुफ्त में पढ़ा दो। मुझ विधवा के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके। बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये डील कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाभी, आप कल से ही किरण को मेरे पास भेज देना और मेरा ये सूट सिल देना। कल मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे यही पहनकर जाना है। वैसे इतनी जल्दी तो सूट सिल नहीं पाता, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सारी रात जागकर सबसे पहले तुम्हारा सूट सिलूंगी। बस तुम मेरी बेटी को पढ़ा देना। मनीषा बड़ी ही चालाक से मुफ्त में अपने बेटे का ट्यूशन लगवा लेती है, क्योंकि किरण की ट्यूशन टीचर ज्यादातर मॉडल कपड़े पहनती थी, इसलिए ज्यादा सिलाई के लिए वो मनीषा को कपड़े नहीं देती थी। और जब भी वो सिलाई के लिए मनीषा को कपड़े देती तो मनीषा उससे दुगने सिलाई के पैसे लेती, क्योंकि किरण टीचर को सिलाई का रेट पता नहीं था, इसलिए वो मनीषा को मुंह मांगी रकम दे देती। ऐसे ही एक दिन, भाभी ये मेरा एक ब्लाउज है, इसे अच्छे से सिलना। कुछ दिनों बाद मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे? फिर तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ब्लाउज बहुत अच्छा सिलूंगी। आखिर तुम मेरी बेटी को फ्री में जो पढ़ा रही हो। भाभी अगर मैं किरण को मुफ्त में पढ़ा रही हूँ तो आप भी तो इतने कम दामों पर मेरे कपड़े इतनी अच्छी तरीके से सिलती हो, इसलिए आप प्लीज इस तरह की बातें कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मनीषा उसकी नादानी पर हंसने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ मनीषा का लालच और भी बढ़ जाता है। वो किसी भी कपड़े को मन से नहीं सिलती और जल्दबाजी में उल्टा सीधा सिलकर दे दिया करती और कई बार तो सिलाई करना ही भूल जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन मनीषा किरण के ट्यूशन टीचर के साथ भी करती है। भाभी काफी दिन हो गए हैं, कल सुबह लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आपने मेरा ब्लाउज तो सिल दिया है ना? हे भगवान, मैं तो इसका ब्लाउज सिलना ही भूल गई। कल सुबह से देखने लड़के वाले आ रहे। एक काम करती हूँ, इसे झूठ बोल देती हूँ। तुम्हारा ब्लाउज हो चुका है, बस उसमें थोड़ा सा काम रह गया है ताकि तुम्हारी फिटिंग अच्छे से बैठ सके, इसलिए मैं कल सुबह खुद तुम्हारे घर ब्लाउज भेज दूंगी। इस तरह से मनीषा झूठ कहकर उस लड़की को वहाँ से भेज देती है और रात में जल्दी जल्दी उसका ब्लाउज सिलती है और अगली सुबह उसे दे देती है। लेकिन उसका ब्लाउज पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर मनीषा से कहती है, भाभी मैंने इतने दिन पहले ही आपको ब्लाउज दिया था ताकि आप मेरा ब्लाउज अच्छे से सिल सको, पर आपने मेरा ब्लाउज पूरी तरह से खराब कर दिया। आप एक नंबर की लालची हो, आप मुझे हमेशा से ठगती आ रही हो। आज ही माँ से मुझे सिलाई का दाम पता चला है। मनीषा बहू, हमने तुझ पे तरस खाया कि चलो विधवा है, इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं, पर तुम तो एक नंबर की लालची औरत निकली। भाभी अगर मेरा रिश्ता नहीं लगाना तो मैं बता रही हूँ आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और अब मैं किरण को मुफ्त में नहीं पढ़ाऊंगी। चलो माँ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर तारा अपने मोहल्ले वालों से अपनी बहू की गलती की माफी मांगती है और अपनी बहू से कहती है, देख लिया लालच का नतीजा, अब बता कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगी। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। अब बता कैसे बिताएगी अपना जीवन अपनी इस बेटी के साथ। आप सही कह रही थी, पर मैंने ये लालच अपनी गरीबी, अपनी लाचारी देखकर की, पर मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। अब मुझे एहसास हो चुका है, इसीलिए वादा करती हूँ अब से कोई लालच नहीं करूंगी और मेहनत और लगन के साथ काम करूंगी। इस तरह से मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की माफी सभी से मांगती है, जिसके बाद फिर कभी निशा किसी तरह का कोई लालच नहीं करती और ईमानदारी के साथ अपना काम करती है।